जय हिंद, नमस्कार। मैं अबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे एसआईआर, वेस्ट बंगाल और ममता दीदी की, क्योंकि बवाल बढ़ता ही जा रहा है। और अब ममता दीदी जो है इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे रही हैं और कहती हैं कि जो वेस्ट बंगाल में लोगों के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। तो उस पर विस्तार से बात करेंगे कि एसआईआर से कितना असर ममता बनर्जी की सत्ता पर पड़ रहा है और क्या कुछ आगे और हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है ओंकार जी, जो इन पूरे राजनीतिक मामलों पर पकड़ रखते हैं। ओंकार जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार। ओंकार जी, वेस्ट बंगाल में जो है चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जो राजनीतिक माहौल है वो गर्माता जा रहा है। और अब ममता बनर्जी जैसे कि जानी जाती है जिस चीज के लिए कि वो हमेशा जब भी एसआईआर की बात हो, सीएनआरसी की बात हो, धमकियों पर उतर आती है। और अब वो कह रही हैं कि जिस तरह से इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर। कैसे देख रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी डर रही हैं एसआईआर से, उनकी राजनीति पे असर पड़ रहा है? ओवरऑल क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? देखिए, लगातार ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी आक्रामक हैं और शायद एक सेगमेंट है उसको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ मैसेज छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तो बहुत उछल कूद कर रहे हैं, बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। अब कई मामलों में तो मुंह की खा चुके हैं। वक्फ मामले में इन्होंने कहा था कि लागू ही नहीं होने देंगे, मेरी लाश से होकर के गुजरना पड़ेगा। बाद में बड़े आराम से कान दबा करके वक्फ कानून को लागू कर लिया। सीएए के बारे में इसी तरह की बातें कही थी, लोगों को खूब भड़काया था, तब वो खूब जल के जगह। मरने वाली थी, जल के मरने वाले थे। जी हाँ, तो वो सब भी फिर बाद में हो गया। अभी एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो अकेले पश्चिम बंगाल में तो चल नहीं रही थी, 12 राज्यों में हो रही थी, उससे पहले बिहार में भी हो चुकी है। सब कुछ शांतिपूर्ण हो गया, इन टाइम हो गया। हालांकि बंग पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों में तो उसकी डेट भी बढ़ाई गई, कहीं 7 दिन, कहीं 14 दिन। देखिए, बात ये है कि जब आप इतने बड़े पैमाने पर एक कवायद करते हैं तो उसमें कुछ चूक रहना स्वाभाविक है, लेकिन उन चूक को, गलतियों को, त्रुटियों को सुधारने के लिए भी तो टाइम दिया गया है ना। 1 महीने का टाइम है, आप ऑब्जेक्शन करिए अगर आपका नाम मतदाता सूची में आने से रह गया। जैसे मैं अपना उदाहरण लेता हूँ, उत्तर प्रदेश में जो ड्राफ्ट सूची आई है उसमें हमारे पूरा परिवार गायब है, यानी मेरा भी नाम नहीं है, पत्नी का भी नहीं है, बेटे का भी नहीं, बेटी का भी नहीं। और ये अकेले हमारे 4 के नाम गायब नहीं है, जहां हम रहते हैं वहां पर एक पूरा जो एक रो है, यहाँ बस 3-4 घरों के नाम आए हैं सूची में, बाकी सबके गायब है। तो ये जो या तो बीएलओ के स्तर पर कोई नेग्लिजेंसी है या सिस्टम में कुछ खराबी है, क्योंकि हम लोग तो वो हैं जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। मुझे बाकी का इस कॉलोनी की रो में बाकी लोगों ने कैसे किया, हस्तलिखित अपने फॉर्म जमा किए कैसे किए, मुझे पता नहीं। ऑनलाइन हम लोगों ने किया और फिर प्रिंट निकाल करके भी बीएलओ को पहुंचा दिया, फिर भी मतदाता सूची में नाम नहीं आया है। तो भाई अब ऑप्शन है ना, फॉर्म 6 भर लो, वो जा करके जमा करा दो, या अपना आधार कार्ड या दूसरे डॉक्यूमेंट जाकर के बीएलओ को दिखाओ या जो सक्षम अधिकारी हैं उनको दो कि भाई हमने फॉर्म भरे थे और हमारे नाम नहीं आए हैं। तो उसका एक तरीका है, कायदा है, उसका एक एक व्यवस्था ऑलरेडी कर रखी है चुनाव आयोग ने। अब हम छाती पीटने लगे बैठ करके चैनल पे भी और रुदन मचा दें और हम तो जी ये चैलेंज करेंगे, मैं तो वकील भी हूं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से जाकर के बहस करने को तैयार हूं। किससे बहस करने को तैयार है? जजों से। चुनाव आयोग में जाकर के बहस कर ही आए आपके भतीजे 2.5 घंटे। अब आकर के बाहर कह रहे हैं कि जी वो मुख्य चुनाव आयुक्त मुझे उंगली दिखा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि साहब आप तो
नॉमिनेट अधिकारी हैं, मैं तो चुना हुआ अधिकारी। ये क्या तर्क हुआ कि आप नॉमिनेटेड अधिकारी हैं और मैं चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूं? कल को आप राष्ट्रपति को भी कहेंगे इसी तरीके से कि साहब आप तो जो है वो सांसदों के द्वारा चुनी हुई है, विधायकों के द्वारा चुनी गई हैं, और मैं तो जो है, मेरा जो कद है वो तो बहुत ही बड़ा है। ये बिना वजह की टसलबाजी। अब 2.5 घंटे आपकी बात हुई है मुख्य चुनाव आयुक्त से। 2.5 घंटे तक ना तो उन्होंने उँगली दिखाई होगी, ना आपने उनको धमकियाँ दी होगी और अपनी पद प्रतिष्ठा का उनको ज्ञान कराया होगा। यानी वो मुश्किल से, अगर कोई हुई है इस तरह की घटना, तो वो 10 सेकंड की थी। तो 2.5 घंटे तक क्या कर रहे थे आप बैठ कर के? आप चाय पकौड़ी पी रहे थे, वहाँ पे खा रहे थे और गप्पे मार रहे थे, इसका मतलब। लेकिन बाहर कैमरों पर आकर के आपको इस तरह का रायता फैलाना है, इस तरह का माहौल क्रिएट करना है, जैसे कांग्रेस के लोग करते हैं या दूसरी पार्टियों के लोग करते हैं। वहां आप सर करेंगे और बाहर निकल करके आप जो है वो गालियां देना शुरू कर दोगे। तो ये विशुद्ध राजनीति चल रही है और कुछ भी नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी भी राजनीति कर रही है, और क्यों कर रही हैं अंबर जी? अब सवाल ये उठता है। इसकी वजह ये है कि ये जो जब एसआईआर की घोषणा हुई और ममता बनर्जी, अभिषेक और इनके कुछ दूसरे लोगों ने, कल्याण बनर्जी से लेकर के महुआ मोइत्रा, सबने कहना शुरू किया कि ये तो बैकडोर से एनआरसी ही हो रहा है। तो उसके बाद देखा हमने, आपने, पूरे देश ने, दुनिया ने, कि कैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो सिर पर पैर रख करके दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, नदी पार कर रहे थे, नावें कम पड़ रही थी उनको उस पार ले जाने के लिए। कहाँ से इतने निकल आए? इतने लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मतदाता सूची में जिनका नाम चला आ रहा था, उनके, मतलब मरे जिंदों के आप वोट डलवा रही थी किन से? जो बांग्लादेशी थे, जो रोहिंग्याज थे या दूसरे थे, वो भाग गए तो आपका कलेजा फटा जा रहा है। आप दहाड़े मार करके रोने को तैयार हैं और कह रही हैं कि मैं बहस करने को तैयार हूं, मैं तो वकील हूं, मैं तो जाकर के खुद जिरह करने को तैयार हूं। खुद जिरह करने को तैयार, मतलब खुद जिरह करने की जरूरत क्या किसी एक राज्य के चीफ मिनिस्टर को? आप तो 20 वकील खड़ी कर सकते हैं। भाई, राज्य सरकार के पास तो बड़े फंड हैं और उनके बाकायदा अधिवक्ताओं की एक पूरी टीम होती है, तो उनको क्यों नहीं भेज रही? खुद जिरह क्यों करना चाहती? क्योंकि ये दिखाना चाहती हैं अपने मतदाताओं को कि देखो मैं कहाँ तक जा सकती हूँ आपकी वकालत करने के लिए या आपकी पैरवी करने के लिए। तो विशुद्ध रूप से ये पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है। इनको लग रहा है कि जैसा परिणाम बिहार में आया है एसआईआर के बाद, और इतने मतदाता करीब 69 लाख के आसपास कटे थे, 21 लाख के आसपास नए जुड़े थे, तो आप समझ लें कि करीब करीब 48 लाख बचे कटे थे, नए 21 लाख जुड़ करके भी। तो एक बड़ा अंतर होता है भाई। विधानसभा चुनाव में 3-4 हजार वोट अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी से कटें, निकले बाहर, उसका बड़ा फर्क पड़ता है। और ये जो फर्जीगिरी होती है कि किसी दूसरे को खड़ा करवा करके, और चूंकि मशीनरी राज्यों की अपनी ही होती है, बस चुनाव आयोग के तहत काम करती है, तो इनको परेशानी इसी बात की है कि जो फर्जीवाड़ा अभी तक होता आ रहा था वो अब नहीं हो पाएगा। जी। जी, और इस वेस्ट बंगाल में तो एफआईआर का काफ़ी गहरा असर भी नज़र आ रहा है। तो ओमकार जी, अब सवाल ये है कि जिस तरह से सिचुएशन नज़र आ रही है, तो ममता बनर्जी का क्या भविष्य नज़र आ रहा है अब चुनाव के बाद? क्या बिहार जैसा कुछ रिपीट हो सकता है, जिसका डर ममता बनर्जी को है? देखिए, वैसे तो किसी तरह की पूर्व घोषणा करना हमेशा खतरे से खाली होता नहीं है, और लेकिन 15 साल से चीफ मिनिस्टर हैं और इन 15 सालों में
बंगाल में कोई बहुत आमूल-चूल बदलाव हुआ हो, लोगों का जीवन का स्तर सुधरा हो, या राज्य सरकार ने कुछ ऐसा किया हो जो इससे पहले किसी सरकार ने किया ही ना हो, या वामपंथियों से और कोई बेहतर काम करके इन्होंने दिखाया हो। जब शुरू-शुरू में 2011 में ये आई थी, तब लोगों को बड़ी उम्मीद थी। माँ माटी मानुष का नारा दे करके आई थी, और उसके बाद क्या हुआ है? ये उसी रास्ते पर चली गई जिस रास्ते पर वामपंथी 33-34 साल तक चलते रहे। अपने विरोधियों को खत्म करना, लूट-पाट करना, क्लब बना लेना, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर जगह पर, और वहां पर अपने कुछ पेहरवों को बैठा देना, टोलेबाजी जिसको वहां बोलते हैं। तो वो सब हर चीज में, आपके यहाँ ब्याह काज हो रहा है तो, आपके यहाँ घर बन रहा है तो, आपने कोई व्हीकल खरीदा है तो, हर चीज जो है उसका, जैसे वो नहीं आते हैं वो नाचने गाने वाले कि साहब आपके यहाँ लल्ला हुआ है, तो वहां यही हाल है कि हर जगह जाकर के इनको टोलेबाजी करनी है, अपना हिस्सा चाहिए उसमें। नहीं दोगे तो फिर दूसरे तरीके से परेशान करना शुरू कर देते हैं, और फिर वही लोग गुंडागर्दी करते हैं वोट डे पर। सुबह 10 बजे तक उनको निकलने नहीं देते, ऐसे लोगों को जो उनके वोटर नहीं होते हैं, और 10 बजे तक सारा खेल हो चुका होता है। जो मृत आत्माएं हैं वो प्रकट हो जाती हैं, दूसरों की शरीर में रूह बन करके आ जाती हैं, और फिर वो ठकाठक वोट डाल करके वापस भी चली जाती हैं। तो ये खेल अब बंद होने वाला है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी है वही 15 साल की, 3 बार की मुख्यमंत्री की। लोगों की नाराजगियां होती ही हैं, कुछ एमएलए से होती है, कुछ मंत्रियों से होती है, कुछ मुख्यमंत्री से भी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से वहां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर के इस बार पूरे समन्वय के साथ काम किया है, जमीन पर काम किया है, उसका भी असर ममता बनर्जी को दिखाई दे रहा है। और हम ये ना भूलें, ममता बनर्जी एक बहुत क्रूड पॉलिटिशियन है, जिन्होंने 2011 में वामपंथी सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया। तो उनकी जो ताकत है, उनकी जो सूझबूझ है, उनका जो संघर्ष करने का मादा है, उससे तो हम इनकार कर नहीं सकते। तो ऐसे में उनको ये अच्छे तरीके से पता है कि लोकसभा चुनाव में जरूर भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगा। इंडिपेंडेंटली वो 272 सीट नहीं जीत पाई, 240 पर रुक गई। लेकिन उसके बाद शायद मतदाताओं को रियलाइजेशन हुआ, जो कोऑर्डिनेशन की कमी थी बीजेपी और आरएसएस के बीच में, उनको भी लगा कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो सबने मिलजुल करके जिस तरह के परिणाम अर्जित किए हैं हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में, उससे ममता बनर्जी भी घबराई हुई हैं। उनको लग रहा है कि ये जो विजय रथ है इनका, ये बंगाल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और बाकी सारे कारण मैंने बताए ही हैं। अब मैं कुशासन तो नहीं कहूंगा, लेकिन सुशासन भी नहीं था ये, जो कुछ जिस तरीके से वहां पर संदेश खौली से लेकर के और आरजेकर मेडिकल कॉलेज, और जो एक एलीट क्लास वहां मानी जाती है, भद्र लोग जिसको कहते हैं, वो उसमें पहली बार एक गुस्सा, एक नाराजगी ममता बनर्जी के प्रति देखी जा रही है। क्योंकि वहां कई ऐसे कांड, ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें एक प्रॉपर जो सकारात्मक रुख होना चाहिए था सरकार का, वो हुआ नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से लीपापोती की गई, जहां पर उस डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, या बलात्कार हुआ था, सामूहिक तो नहीं था, उस जगह को जिस तरीके से रिनोवेट करने के नाम पर तोड़-फोड़ कर दी गई और वहां से सबूत मिटाने की कोशिश की गई, वो लोगों से अब दबा छिपा नहीं है, अंबर जी। तो ये सारी चीजें जो है इनके खिलाफ जा रही हैं। और देखिए वहां पर जो ताकतें हुआ करती थी, वो कांग्रेस एक ताकत हुआ करती थी, वामपंथी एक ताकत हुआ करते थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में वो दोनों शून्य पर आ गई। उससे पहली विधानसभा में कांग्रेस के 44 एमएलए हुआ करते थे, वामपंथियों के 22 एमएलए थे। 2021 में दोनों शून्य पर आ गए।
बाद में एक उपचुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस का एक एमएलए जीत गया था, पर वो 2021 में शून्य पर आ गए और भारतीय जनता पार्टी 3 एमएलए से सीधे छलांग मार करके 77 पर पहुंच गई थी। तो जो प्रोग्रेस है बीजेपी की, और अब चूंकि विकल्प के रूप में बीजेपी वहां खड़ी हुई है ममता बनर्जी के और मतदाताओं के सामने, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े खतरे के रूप में इन सारी स्थितियों परिस्थितियों को ममता बनर्जी देख रही है। जो इसीलिए गुस्सा टीएमसी में है वो दिखाई दे रहा है, और ममता बनर्जी जो है वो अब सीधे अपने पुराने स्टाइल में यानी कि धमकियों पर उतर आई हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ओंकार जी, वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको अमित शाह जी भी जो बीते दिनों वेस्ट बंगाल के दौरे पर थे, उन्होंने कई सारी बातें उसमें रखी, और उन्होंने आने वाले चुनाव में जो नतीजे हो सकते हैं उसकी भी उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर करने वाली है और नतीजे नजर आएंगे, एसआईआर के परिणाम और बहुत सारी चीजें। और एसआईआर में इस बार अगर एमपी और वेस्ट बंगाल इन सबको मिलाए तो करोड़ों की संख्या में जो है वो आंकड़े आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पाए गए, और सब बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं कि किस तरह से ये सब टीएमसी ने वोट बैंक के चलते किया। तो अब जब ये सारी चीजें ठीक हो रही हैं, और ये वही लोग हैं जो हमेशा वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, अब जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन और पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है, तो इतना ऐतराज क्यों नजर आता है टीवी से लेकर हर जगह, इतना गुस्सा किस बात पे फिर? देखिए, आपके हाथ से कोई हलवा भरी प्लेट छीन ले जब आप चम्मच में लेकर के खाने ही वाले हों, तो गुस्सा तो आएगा साहब। तो ये तो उन मतदाताओं, उन अवैध बांग्लादेशियों, रोहिंग्याज को बिल्कुल ये समझ रही थी ना कि वो तो खेवनहार हैं, उनके बिना तो इनकी नैया जो है वो उस पार लगी ही नहीं सकती है। तो अब आपने उनको भगा दिया। भगाया तो, वैसे भगाया तो इन्होंने ही है। एनआरसी एनआरसी चिल्ला करके उनको लगा के पकड़े जाएंगे और पता नहीं कब तक के लिए अंदर चले जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, तो वो भाग लिए सब। उनको ये होता कि नहीं, पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो वो रुके रहते। लेकिन इलिटरेट बहुत ज्यादा लोग वहां से आए हुए थे, जो जाहिर है रोजगार की तलाश में ही आए होंगे। गरीब गुरबा होते हैं, कोई बहुत इलीट वर्ग से तो ऐसे लोग होते नहीं है जो अवैध तरीके से किसी देश में जाकर के घुसते हैं और रोजगार की तलाश में आते हैं। तो ऐसे लोग जो इनके जिनको इन्होंने अपना माई बाप बनाकर रखा हुआ था, केवल चुनावी राजनीति के लिए कि उनको उनका इस्तेमाल करेंगे, वो सब भाग गए हैं। और इस एसआईआर में हाँ ठीक है, कमियां रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अब तक जो 13 राज्यों में एसआईआर हुआ है, 13% के आसपास ऐसे फेक मतदाता, या फेक भी नहीं कहूंगा मैं, जिनके 2 जगह नाम थे, या जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, या जो कहीं शिफ्ट हो गए, ऐसे लोगों के 13% नाम कटे हैं। और जाहिर है उनमें घुसपैठिए भी होंगे ही। तो फिर ये परेशान नहीं होंगे तो क्या होगा? इनकी राजनीति, इनके जीत के अंतर, बहुत सारे क्षेत्रों में सुनिश्चित जीत, वो सब उन्हीं की वजह से थी। तो अब बराबर की लड़ाई हो गई। अब ये नहीं है कि भाई आप जो छंद छद्म तरीके से आप चुनाव लड़ रहे थे, वो नहीं हो पाएगा। 1-2% की गुंजाइश हमेशा रहती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आपके तहत काम कर रही है, सारे अधिकारी आपके हैं, रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर के और तमाम बीएलओ और सारी चीजें। बीच में और भी खबरें आई थी कि टीएमसी के लोग ही मेजें रख करके, कुर्सियां रख करके, कंप्यूटर रख करके खुद ही अपना सारे काम में लगे हुए हैं। बाद में जब चुनाव आयोग को पता लगा तो वहां पर सैकड़ों ऑब्जर्वर भेजे गए अलग से, जो पश्चिम बंगाल के बाहर के थे। उसको लेकर के भी इनके पेट में दर्द हुआ कि ये बाहर के लोग क्यों बुलाए जा रहे हैं।
जो नामों को, ब्यौरे को फीड करने वाली टीम थी, वो बाहर से भेजी गई, उसको लेकर के भी इनके ऐतराज़ थे। तो बहुत बड़ी कवायद एक की गई है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह ने खास तौर से पश्चिम बंगाल को लेकर के काफ़ी सिरदर्दी ली है, काफ़ी ज़िम्मेदारी ली है, क्योंकि उनको पता था कि गड़बड़ियाँ कहाँ हो रही हैं। इसीलिए तो ममता बनर्जी अमित शाह को दुनिया भर की गालियाँ दे रही थी अभी हाल में 3-4 दिन पहले। अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही गालियों से नवाजा जाता था, अब अमित शाह को भी नवाजा गया और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये सब अमित शाह के ही दिमाग की उपज है एसआईआर, यही सब ये बीज बो रहे हैं। तो भई होना चाहिए ना, आप तो सुप्रीम कोर्ट गए थे ना, आप लोग तो सब मिलकर के महुआ मोइत्रा आपकी तरफ से गई थी ना जब बिहार में ऑब्जेक्शन किए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा गया कि चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार है मतदाता सूची को पाक साफ करने का, जो अयोग्य हैं उनको बाहर निकालने का और जो योग्य हैं उनको सूची में डालने का। इसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? हाँ, किसी के नाम रह गए हैं तो उनको सामने लेकर के आओ और उनके लिए समय है 1 महीने का। वो अपना आवेदन दें, जो एक फॉर्म तय है, उसको भरें और अपना नाम जुड़वा लें। इसमें चीखने-चिल्लाने की ज़रूरत क्या है? तो चीखने-चिल्लाने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ रही है कि कारवां ही लुटता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कारवां लुटता नज़र आ रहा है और एग्ज़ाम्पल्स लगातार हम जैसे कि आप विजय रथ की बात कर रहे थे, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार इतने बड़े स्वीपिंग एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिससे ममता बनर्जी जो है वो ख़ासी परेशान नज़र आ रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी जो है एक मंझी हुई राजनेता है और काफ़ी पकड़ वेस्ट बंगाल में रखती हैं, इतने समय से मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। क्या अभी भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा बदलाव हो सकता है कि वो वापस से मुख्यमंत्री बन सकती हैं? क्योंकि सिंस वो सारी राजनीति, सारे हथकंडे अपना रही हैं। देखिए, मतदाताओं के ऊपर है। मैंने माहौल आपको बताया है। अब ये वहाँ के मतदाता तय करेंगे कि चौथी बार वो मुख्यमंत्री बन कर के एक नया इतिहास रचें या नहीं रचें। और बाकी जब ये चीख-चिल्लाहट होती है, जब ये दमन चक्र चलता है टीएमसी के गुंडों का वहाँ पर, पिछली बार तो जब रिजल्ट आए थे, तो रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही बीजेपी के सपोर्टर्स को भी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को भी निशाना बनाया गया था, उनके घरों को, उनके प्रतिष्ठानों को जलाया गया था, लूटा गया था। महिलाओं की अस्मत पर हाथ डाले गए थे, इज्जत पर हाथ डाले गए थे। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने पलायन किया था, पड़ोसी राज्य में जाकर के शरण ली थी। और तब के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जब इनको कहा कि आप कार्रवाई करिए, आप अपने पुलिस प्रशासन को ऑर्डर करिए, तो कहा कि मैं तो अभी चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, मैंने तो अभी शपथ नहीं ली है और मैं कैसे ऑर्डर कर सकती हूँ। उसके बाद उनको खुद बीएसएफ का एक विमान मंगा करके उन लोगों के बीच में जाना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं इसलिए वो घटना को याद दिला रहा हूँ कि मीडिया में भी एक वर्ग है जो ये कहता है कि भई जो बीजेपी का सपोर्टर है, उस पर तरह-तरह के अत्याचार होते हैं, हिंसा होती है, उनकी औरतों के साथ बदसलूकी की जाती है, उनकी इज्जत पर हाथ डाली जाती है और केंद्रीय नेतृत्व चुप बैठा रह जाता है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी का अपना एक इतिहास रहा है। 2014 से वो उस देश के प्रधानमंत्री हैं। उत्तराखंड का एक केस छोड़ दीजिए, हरीश रावत वाला, बाकी किसी भी स्टेट में उन्होंने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। और जिन चीज़ों का भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व शुरू से विरोध करते रहे, इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 50 राज्य सरकारें बर्खास्त की थी और राजीव गांधी के समय भी सरकारें बर्खास्त की गई। पीवी नरसिम्हा राव के समय जब विवादित ढांचा गिरा था अयोध्या में, तो 3 सरकारें उनकी बलि ले ली गई थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश।
गलती आप उत्तर प्रदेश की निकाल लीजिए, कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर लीजिए, लेकिन साथ में मध्य प्रदेश और हिमाचल क्यों? तो ये सारी चीजें जो, और देखिए पब्लिक ये सारी चीजें समझती है और किसी की भी एरोगेंस का जवाब समय आने पर देती है। ये जो कांग्रेस का हश्र हुआ है, ये ऐसे ही हुआ है क्या? इनके बहुत सारे पाप हैं जो तह लगा करके लोग रखते गए कि जब समय आएगा तब बताएंगे। तो मोदी कम से कम इस मामले में एहतियात और संयम बरतते हैं। पर मैं ये कह रहा था कि ठीक है, आप गाली दीजिए नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, उनकी अप्रोच को, उनकी सोच को, उनके सिद्धांतों को, लेकिन गलती क्या पश्चिम बंगाल के मतदाताओं की नहीं है? जब मतदान का समय आता है तो आप क्यों बट जाते हैं? आप एकजुट होकर के मतदान क्यों नहीं करते, ताकि जब रिजल्ट आए तो फिर ना मारकाट हो सके आपके साथ? उस समय तो दीदी की याद आ जाती है आपको। तो ये कहीं न कहीं मतदाताओं की भी कमी है कि उनकी एकजुटता भंग करने में ममता बनर्जी जैसे आजकल कर रही हैं। 3 जगह देवस्थान बना रही हैं। एक जगह जो है वो महाकाल मंदिर बना रही हैं शायद सिलीगुड़ी में, 2 दूसरी जगह पे एक दुर्गा आंगन बना रही हैं, एक और बना रही हैं। तो अचानक उनको ये सब याद आ गया। तो लोग जो हैं वो कई बार भावनाओं में बह जाते हैं। तो इसलिए गारंटी के साथ तो कुछ नहीं कह सकते अंबर जी के वो बनेंगी, नहीं बनेंगी, उस समय क्या माहौल रहेगा और मतदाताओं का विवेक कितना काम करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, लेकिन आप धरातल पे लोगों की जो जनता है उसकी नब्ज़ आराम से पढ़ पाते हैं, इन सारे मामलों पे अच्छी पकड़ रखते हैं। लेकिन एक बात आपने बहुत इम्पोर्टेंट कही कि हमने इतने सालों से ऑफ़ कोर्स आपका तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, बट पिछले लगभग 10 सालों से तो मैं भी देख रही हूँ कि वेस्ट बंगाल में जो कुछ हुआ है और उसके बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस है, किस तरह से महिलाओं के साथ और संघ हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जो वायलेंस है, और अदरवाइज भी हम वायलेंस वेस्ट बंगाल में जितना देखते हैं, रेडिकलाइजेशन, इन्फिल्ट्रेशन, इतनी सारी समस्याएं हैं। ये एक तरफ तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये समझ में आता है कि वेस्ट बंगाल के लोग परेशान हैं, लेकिन चुनाव के समय पे या वोट डालने के समय पे कुछ और नजर आता है, तो कमी जनता की भी जरूर है। तो देखते हैं कि शायद इस बार जनता समझदार हो जाए और बदलाव वेस्ट बंगाल में नजर आए, और वेस्ट बंगाल में एक बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता नज़र आती है, ताकि ऐसे समय में जब बांग्लादेश के साथ ख़ास तौर से इस तरह के रिश्ते चल रहे हैं, तो सुरक्षा जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओमकार जी, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।